हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो चलिए, वो दिन जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, दैट्स सर यूपीएससी के बैचेस कब से लॉन्च हो रहे हैं, तो चलिए वो दिन आ चुका है। 9 जुलाई से यूपीएससी 2024 बैच, और ये रहेगा आपके एक्चुअली में 2025 के लिए बैच, बट 2024 के 9 जुलाई को ये बैच लॉन्च हो रहा है। जिन बच्चों को भी अपना एनरोलमेंट इंश्योर करना है, दे कैन कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट, वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। बट कुछ डिटेल्स मैं भी बता दूं आपको। यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी आप देख रहे होंगे डायनेमिक हो चुका है, राइट? बट इस डायनेमिक नेचर को सर आखिर हम लोग मैनेज कैसे करें? मैनेज करने का देखिए बस एक ही तरीका होता है, आपको मेंटली बड़ा ही स्ट्रांग रह करके और बड़े स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजिकली पूरे एग्जाम के पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा। पैटर्न आपसे देखिए ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश, मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज में ना आप बिछ जाएं। सोर्सेज को पहले आप लिमिट करें, कीप रिवाइजिंग दो सोर्सेज जो कि आपने लिमिट करके रखा हुआ है। जैसे अगर आप बातें करें तो जैसे मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एम लक्ष्मीकांत जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं, रीड दैट बुक 10 टाइम्स एटलीस्ट, आई एम सेइंग द वर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट 10 बार आप उस किताब को पढ़ें, 11वें बार में आपका जो है ना त्रिनेत्र खुल जाएगा। और यही ज़रूरत है अभी के यूपीएससी के क्वेश्चन। चलिए इस साल तो थोड़े से लिबरल थे, राइट? बट आप देखेंगे यूपीएससी के जो पैटर्न है वो बहुत ही डायनेमिक हो चुका है। किस सेक्शन को कितना वैल्यू दिया जाएगा, है ना? एक समय था कि लोग मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पढ़ के जाया करते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि सब मॉडर्न हिस्ट्री से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। बट इस बार आप देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए, इसलिए ये अब मानना बड़ा ही मुश्किल है कि सर एंशिएंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या मेडिवल। अब सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इतने इतने पढ़ लो। सब्जेक्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं, उतनी ही तन्मयता से आपको अपना पूरा ध्यान लगा करके पढ़ना होगा। और स्ट्रैटेजिकली कैसे, किस तरह से आप चीज़ों को बढ़ेंगे, उसके लिए धनंजय एकेडमी डीआईए की टीम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है यूपीएससी के बैच। देखिए आपके सामने ये जो डिस्प्ले है, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए फाउंडेशन बैच है ये, इसमें आपके पीटी मेंस इंटरव्यू, राइट? पीटी मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा, है ना? वी होप कि आप लोग सब लोग यहाँ तक पहुँचे, इस स्टेज तक। किस तरह से पीटी के क्वेश्चंस को क्रैक करना होगा, क्या क्या उसमें डिकोडिंग फैक्टर्स होते हैं, है ना? पॉइंट ऑफ एनालिसिस कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना होगा, जार्गोनिक पॉइंट्स कहाँ कहाँ आपको देखने होंगे, किस तरह से स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता हो। मैं आपके सामने आज कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा आपको, इस साल के ही क्वेश्चंस को मैंने उठाया है पॉलिटी के सेक्शन को, और मैं समझाऊंगा आपको कि यदि आपको कुछ नहीं भी आइडिया था उस क्वेश्चन में, आप अपने IQ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना? एलिमिनेट करने का जो ऑप्शन आप समझते होंगे, ये यूपीएससी में बड़ा ही एक बहुत ही फेमस एक ट्रेंड है, वो एलिमिनेशन राउंड पे चलते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो उससे सारे के सारे जो आंसर्स हैं, जो गलत ऑप्शन है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए पूरे फाउंडेशन कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। 9 जुलाई से ये आपका बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और डेट आपको यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है? आप आराम से जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे, मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे जो कि बहुत ही एग्जॉस्टिव, होलिस्टिक एंड टू द पॉइंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं किया गया है, बिकॉज आई मीन मेरा ये मानना है, या हम पूरी जो डीआई की जो पूरी टीम है उसका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोर्सेज को लेकर के बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम बस एक ही आता है, सर हाउ टू रिवाइज। आपको प्रॉब्लम आता है ना सर कि आप रिवाइज कैसे करें। आप रिवाइज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इतने सोर्सेज को पकड़ लेते हैं ना कि वो असंभव हो जाता है कि भाई कैसे सबको डील करें। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगा? कंसाइज नोट्स, छोटे छोटे नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग आराम से इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस लेक्चर में, ठीक है? चलिए देखिए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का ये जो पेपर है, तो इसको हम लोग डील करने वाले हैं। ये सेट ए का मैंने उठाया, मतलब चारों सेट तो चलिए वही है, ठीक है? 200 मार्क्स के ये पेपर थे। एक एक करके आइए ज़रा क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डील करते हैं कि इस क्वेश्चन में था क्या, कैसे आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, बाई चांस ये बड़ा ही एक लॉलीपॉप देखिए क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत ही साधारण सा देखिए सवाल है ये। बिफोर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये क्या थे? ये थे आपके प्रेसिडेंट, किस चीज़ के? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट सर ही वॉज द परमानेंट चेयरमैन। और आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये परमानेंट थे, इनके जस्ट पहले जो टेम्परेरी या प्रोविजनल भी कहते हैं, टेम्परेरी शब्द का मतलब होता है प्रोविजनल या इसका मतलब टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? क्या वो सी राजगोपालाचारी साहब थे? क्या वो बी आर अम्बेडकर थे? लेकिन देखिए इसका आंसर मुझे पता है कि 99% बच्चों ने इसका टिक सही लगाया होगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन या सबसे बेसिक टॉपिक होता है जब संविधान हम क्लास में जब हम सब पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक ही यही आता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। और 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी जिसके अंतर्गत इन्होंने चेयरमैनशिप किया था, बट ही वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्हें परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। और 13 जनवरी को क्या हुआ था, 13 दिसंबर को क्या हुआ था 1946 में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर था डी, बड़ा ही सिंपल था। अब यहाँ आइए, देखिए सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया आपको 1935 के एक्ट से पूछा गया आपको। कुछ लोग इसको हिस्ट्री का बताएंगे, कुछ लोग पॉलिटी का बताएंगे, मैं इसे पॉलिटी का ही मानता हूँ। देखिए क्या है, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको देखना है और पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। ठीक है, पहला आपसे बोल रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। देखिए जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है आप यही पढ़ते हैं। 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, भले ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, है ना। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या था कि पूरे भारत को एक सिंगल यूनिट माना गया था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा राजवाड़े थे, उन्होंने इस बात से खारिज किया कि नहीं, वी आर अ सेपरेट एंटिटी। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1935 में सबसे पहली बार लाया ज़रूर गया, बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड। मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन की, ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड तो किया था ना इस एक्ट ने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा क्या है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। देखिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, जो लिस्ट सिस्टम होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, उसी तरह का यहाँ पे भी कुछ बनाया गया था लिस्टिंग सिस्टम, जिसमें कहा गया कि ये जो डिफेंस होगा, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, इन दोनों को किसको दिया जाएगा, इन दोनों के पावर्स किसको दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे फेडरल यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सिंपल सा सवाल था, कोई बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए एज पर आर्टिकल 368, पता ही होगा आपको, आर्टिकल 368 मीन्स अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान को अमेंड करने का जो पावर है वो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 368 सर, याद रखिए इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को। द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही। संविधान को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, ऐड कुछ करके, बिल्कुल ऐड किया हम लोगों ने। क्या ऐड किया, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, 21A राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। किस साल, 2002 में। कौन से अमेंडमेंट से, 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया क्या, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट सर। तो दिस वाज द एडिशन, सो दिस इज करेक्ट, वी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग समथिंग। हम लोगों ने संविधान को संशोधित किया है कुछ जोड़ करके, है ना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा देखिए, वेरिएशन, यानी जो प्रोविज़न दिए गए थे उनको हटाया नहीं गया है या कुछ ऐड भी नहीं किया गया, लेकिन उनका लैंग्वेज जो है ना वो चेंज कर दिया गया। वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंज। एडिशन मतलब क्या होता है, प्लस। रिपील मतलब माइनस, और इसका मतलब मैं डेल्टा लिखूंगा तो मतलब आप समझ जाएंगे चेंज, डेल्टा का मतलब भी होता है चेंज। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल।
आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 की जो परिभाषा थी वो ये थी कि सर जी 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए। ये बात कहा गया था आर्टिकल 45 में, ठीक है। लेकिन 86th अमेंडमेंट जब आया 2002 में, तो उसके बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रोविज़न बना दिया गया। तो टारगेट कहाँ तक का दिया गया था आर्टिकल 45 में? 14 साल तक के बच्चों के लिए। और टारगेट जो मीट किया गया 86th अमेंडमेंट के ज़रिए वो था आपका 6 से 14। तो बचा कितना? अब 6 साल तक के बच्चों का अभी भी टारगेट बचा रह गया। तो यहाँ पे इसका लैंग्वेज जो है ना उसे चेंज किया गया, और चेंज लैंग्वेज में ये लिखा गया कि 6 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन और केयर के लिए प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी आपका किया गया था उसी सेम अमेंडमेंट से, 86th अमेंडमेंट 2002 के ज़रिए इसका भी लैंग्वेज चेंज हुआ, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यूपीएससी ने बड़ा ही मज़ेदार देखिए सवाल पूछा है ये। और रिपील, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कुछ चीज़ों को हटाते हैं आर्टिकल 368 से, ये भी अलाउड है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी टर्म्ड एज एन अमेंडमेंट, उसे भी आप संशोधन का ही दर्जा देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसका आपको देता हूँ आर्टिकल 19(1)(f), राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, और उसको डाला गया कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट। तो कुछ चीज़ों को कहीं से रिपील भी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन, जो कि रिपील की बातें कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी मैं बोलूँगा, बहुत कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था ये, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल। ये बात कर रहा है मनी बिल की, है ना। ये बातें कर रहा है मनी बिल की, कि मनी बिल के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आकलन करते हैं, आइए। और देखिए, मेरा एक टेक्निक आप लोग याद रखें, जब भी इस तरह का आपको आए ना कि ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नीचे 1 2 1 2 3 करना है, आप बस यहीं पे टिक क्रॉस कर दीजिए, और फिर देखिए कि पूछ क्या रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सेट द आंसर। यहाँ आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट की बातें कर रहा है, कि करेक्ट हमें बताना है कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा देखिए ऑप्शन था आर्टिकल 109 में, है ना। स्पेशल आपके दिए गए फीचर्स, उसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं था, बहुत ही सिंपल सा ये ऑप्शन था। सेकंड में क्या है? अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा। यहाँ पे ये बातें कर रहा है कि मनी बिल को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, मनी बिल को आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। उसके बाद क्या होता है कि वो कहाँ चला जाता है? वो राज्यसभा के पास चला जाता है, और राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। बस इतना ही आपको अभी तक समझना है, क्योंकि आगे फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो मैं ख़त्म नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे एक और ऑप्शन है जहाँ पे इसको मैं और आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। देखिए, यही मुझे आपको समझाना था। लोकसभा में आपने मनी बिल को लाया, चलिए सर, वेल एंड गुड। वहाँ से फिर वो जो मनी बिल था वो पास होकर के मूव कर गया कहाँ पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। उस 14 दिन में उस बिल को या तो राज्यसभा पास कर दे, या तो कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करके उसको वापस करे, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। अ मनी बिल कैन नेवर बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट रिजेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ये बस या तो अप्रूव करे या तो सजेस्ट करे कुछ चेंजेस, दैट्स इट सर, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। अगला देखिए क्या है? अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया है मनी बिल के लिए, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई भी
अमेंडमेंट या कोई भी सजेशन जो कि राज्यसभा देगा लोकसभा को मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, उस केस में लोकसभा की मर्जी है वो माने या ना माने। इनका सजेशन बाइंड नहीं करता है। द राज्यसभा सजेशंस इज नॉट बाइंडिंग, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 4 जो है वो गलत हो गया आपका। 4 को आप स्ट्रेट अवे ऐसे स्ट्राइक कर दें, और 1, 2 एंड 3 सही है, तो टिक, सी इज द आंसर। ठीक है, अगला क्या है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। डिलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन कैसे इसको कहते हैं हिंदी में। मतलब यही होता है कि देखो सीट्स तो दिए गए हैं लोकसभा को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ता घटता रहता है ना भाई। एक स्टेट को जो सीट्स दिए गए हैं है ना लोकसभा में, वो तो घट बढ़ रहा है ना भाई। तो अगर जनसंख्या कहीं की बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसके सीट्स जो आपने दिए हैं उस स्टेट को, कहाँ पे, लोकसभा में, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी के लिए सेटअप किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। अभी तक 4 बार देखिए डिलिमिटेशन कमीशन आया है। एक बार आया 1952, एक बार 1963, एक बार 1973 और फिर 2002, 2003। सेटअप किए गए थे 62 में, रिकमेंडेशंस का आया 63 में, सेटअप किए गए थे 72 में लास्ट में, फिर 73 में। तो अभी इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, इसका आंसर होगा 4। क्यों पूछा गया आपसे पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है ये। क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बना है, और नए पार्लियामेंट को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये दिया गया, बहुत बड़ा एक जो जस्टिफिकेशन है वो ये दिया गया, जो कि सही भी है एक तरह से देखें आप तो। 2026 तक सीट्स को फ्रीज किया गया है ना, 2026 तक 42nd अमेंडमेंट से, जो कि 1976 में आया था, इससे सीट्स को फ्रीज किया गया कि भैया जितने सीट्स आपके 1971 के सेंसस के हिसाब से होंगे ये 2026 तक जाने वाले हैं। वैसे तो इसके बीच में एक और आया था 84, बट उतना अभी आप ना जाने, आप कंफ्यूज करेंगे। सीट्स को फ्रीज किया गया था 2026 तक के लिए। 2026 तक जो भी चुनाव होंगे उन चुनाव के लिए जो सीट्स दिए जाएंगे स्टेट्स को लोकसभा में, वो फिक्स होंगे किस सेंसस के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के हिसाब से सीट्स को दिया जाता है। तो वो आपके 1971 के सेंसस के हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। सिंपल सी बात है सर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नया पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि ये तो केवल आपको 2026 तक ही था। अब 26 के बाद जो भी इलेक्शन होगा, तो अब सेंसस जो है 2026 में के बाद जो भी इलेक्शन होगा उसके लिए सेंसस आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 2021 का करेंगे आप। तो भैया 1971 में आपको दिख रहा था एक सेंसस, और अब आपको 50 साल के बाद आपको दिख रहा है दूसरा सेंसस। 50 साल में जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से सीट्स भी आपको नए नए, मतलब ज़्यादा आपको सीट्स देने पड़ेंगे स्टेट्स को, तो ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होगा एमपीज़ को बैठने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स अब हो जाएंगे। इसीलिए नया पार्लियामेंट बनाया गया। ये भी एक न्यूज़ था, दैट इज़ वाई आपसे ये सवाल पूछा गया है, डिलिमिटेशन कमीशन वहाँ से उठाया गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए बड़ा, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। क्या था इसमें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट की बातें कर रही है, करेक्ट की बातें कर रही है। पहला है पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A। बहुत ही सिंपल सा देखिए सवाल था ये, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए मतलब एक सवाल दे दिया गया कि भाई लो बना लो और कॉन्फिडेंस में थोड़ा आ जाओ। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं ना यूपीएससी के द्वारा जो कि कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं, ताकि आप अगर सपोज नए नए स्टूडेंट हैं, आप कम पढ़ करके बैठे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन अच्छा रहे और आप अगले साल फिर से अच्छी तैयारी से वापस आ सकें। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन पार्ट 18, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तो ज़्यादा किसी को डाउट आना नहीं चाहिए था, बड़ा ही सिंपल तरीके सवाल था ये। पार्ट्स और ये सब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करने चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप लॉजिक पे भी खेल सकते थे। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट, देखिए मैंने बस सैम्पल क्वेश्चंस को उठाया, मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से डिकोडिंग करना था। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो लिस्टिंग की बात कर रहा है, ये लिस्ट की बात कर रहा है, ये है ना, ये आपसे बात कर रहा है लिस्ट की, ये सवाल। यानी कि
इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो, अगर आपको नहीं भी आइडिया होता ना कि कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा स्टेट सब्जेक्ट में है, फिर भी देखो आप गेस कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, इंटर स्टेट यहाँ पे शब्द दिया गया है ना। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग कराया जाए, तो आपको क्या होता है कि ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आप जाना चाह रहे हैं, क्या ये किसी एक स्टेट को दिया जाएगा क्या उस पर लॉ बनाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाएगा क्या? क्योंकि दो स्टेट्स देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे मान लीजिए, तो किस स्टेट को देंगे आप कि तुम बना लेना लॉ ट्रेडिंग के लिए? तो आप क्या करेंगे, आप दे देंगे किसको, यूनियन को दे देंगे आप वो पावर। जैसे कि आप IGST पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेटेड GST, ये क्या होता है, एक स्टेट से ज़्यादा जब स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे IGST लगाया जाता है। और IGST कहाँ चला जाता है, सेंटर को चला जाता है, और सेंटर फिर डेस्टिनेशन स्टेट को अपना टैक्स देती है। तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका स्टेट लिस्ट नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में आएगा। दिस इज यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड देखो, फिर से इंटर स्टेट आ गया। जब इंटर स्टेट आ ही गया तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक से ज़्यादा स्टेट अगर है तो लॉजिकली आपको यही करना है, यहाँ पे यूनियन आपको कर देना है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो, इनकम टैक्स क्या होता है, एक इंडिविजुअल पे लगाया गया टैक्स, कौन लेती है, क्या बिहार गवर्नमेंट लेती है क्या? नो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन टैक्स क्या हो गया, वैसे टैक्स जो कि कंपनीज पे लगाए जाते हैं। तो जैसे हम लोग एज एन इंडिविजुअल वी यूज टू पे इनकम टैक्स, एज अ कंपनी कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका आ गया स्टेट लिस्ट में नहीं, ये आपका आ गया यूनियन में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर केवल क्या है, सी है। आगे आइए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर किसी का गलती हुआ है तो आई डोंट थिंक कि फिर आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत उसी तरह से चलाना चाहिए जैसे आप चला रहे हैं। आप यू जस्ट नीड टू अमेंड योर प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है भाई। देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी के बारे में यहाँ पे बातें कर रहा है भाई। आर्टिकल 15 क्या है, RRSCB, यानी कभी भी रिलीजन, रेस, सेक्स ऑफ द पर्सन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये लिखा है आर्टिकल 15 में। 16 में क्या है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए, जॉब के लिए। यानी जॉब का जो अपॉर्चुनिटी होता है, यानी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जॉब नहीं दी जाएगी। जॉब की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे जॉब में बैठने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए जो एग्ज़ाम आप देंगे, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो आपको राइट्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आर्टिकल 16 के द्वारा। 19 में क्या है, फ्रीडम है ना। अभी 6 तरह के इसमें आते हैं आपके फ्रीडम। और 21 में एक्चुअली क्या है, राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी को पुत्ता स्वामी केस आया था, जिसके अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को माना गया था राइट टू लाइफ का हिस्सा। आर्टिकल 21 बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन था, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं था, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा ही देखिए सिंपल सा सवाल पूछा गया है। पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 तरह के आपके रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, 5 तरह के वहाँ पे रिट्स होते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है प्रोहिबिशन के बारे में, देखिए यहाँ सवाल पूछा गया है क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में भी था, ये बहुत चर्चाएं इसकी हो रही थी। तो ये जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स पे लगाते हैं ताकि जो प्रोसेस जो चल रहा है उसको प्रोहिबिट किया जाए, उसको रोका जाए, जो प्रोसीडिंग्स होता है किसी केस का उसको रोक दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 2। तो देखिए मैंने क्या कहा, लोअर कोर्ट्स, जहाँ आपको दिखा यहाँ लोअर कोर्ट्स, आंसर आपका सीधे बस यहीं पे टिक हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, ये एक ऑर्डर इशू करते हैं लोअर कोर्ट्स को ताकि जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है किसी केस का उसको प्रोहिबिट किया जाए, उसको रोका जाए।
ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये जुरिस्डिक्शन से अपने बाहर निकल करके और किसी केस को डील कर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में देखा जाता है कि हाँ ठीक है, वी शुड अप्लाई प्रोहिबिशन। ठीक है सर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बस एक सैम्पल दिखाया कि यूपीएससी जो है वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है यूपीएससी है, बट उसको डिकोड करने का काम जो है वो आपको करना पड़ेगा एंड यू जस्ट नीड द मेंटरशिप के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि 9 जुलाई को जो कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम। आप कॉल करें, सारे इन्फॉर्मेशन को आपको दिया जाएगा, किस तरह से कोर्स को चलाया जाने वाला है, कितने दिन का होगा, एवरीथिंग हैज़ बीन स्केल्ड अप टू द मार्क। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा कोर्स है या एक ऐसा आपका कह सकते हैं एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है वो सामने निखर करके आता है। पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ता है। आपने पास्ट में क्या कर रखा है, क्या बैकग्राउंड था, इट डजंट मैटर। ये कोई मैटर वाली कोई बात नहीं होगी, ये कोई बहुत कंसर्न वाली कोई बात नहीं होगी। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जस्ट गेट द मेंटरशिप, जस्ट चूज़ द राइट पाथ एंड जस्ट स्टे ऑन टू अ फिक्स्ड गोल कि मुझे इन टारगेट्स को मीट करना है। मेक स्मॉल टारगेट्स, नॉट डेली टारगेट। देखिए डेली टारगेट्स बहुत बार अचीव नहीं होते तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। मेक वीकली टारगेट्स बनाइए, दिमाग शांत रहेगा, ज़्यादा काम करेगा दिमाग। ठीक है, देखते हैं ना वो एयर कंडीशनर्स आजकल बहुत ब्लास्ट होते हैं। क्यों ब्लास्ट होते हैं? इतना प्रेशर आप देते हैं उनको कि वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो दिमाग को ब्लास्ट मत कीजिए, आराम से रखिए। दैट्स जस्ट गोइंग टू वर्क अ लॉट। सो आई जस्ट सी यू इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ फाउंडेशन यूपीएससी बैच ऑन 9th of July। और इस तरह के सेशंस और भी डाले जाएंगे। यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दीज लेक्चर्स एंड स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।